हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं सभी लोग। आज हम लोग होली के बाद फिर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राज व्यवस्था। जब आप लोग पोल्टी पोल्टी को हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं, राज व्यवस्था का मतलब राज्य की व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब होता है राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि राज्य क्या है। एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द आप लोगों के सामने आता है कि व्हाट इज स्टेट। राज्य है क्या? राज्य क्या है? राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है, सबसे प्राथमिक अवधारणा है, जो प्राइमरी कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यही है कि राज्य क्या है। राज्य किसे कहा जाए? कई बार हम लोग कई बार हम लोग राज्य शब्द के लिए प्रांतों को राज्य समझ लेते हैं। प्रोविंसेस शब्द को प्रांतों को राज्य के रूप में समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। बहुत सारे प्रांत हमारे यहाँ 28 प्रांत है। उसको हम लोग कई बार राज्य के रूप में समझ जाते हैं कि ये राज्य है, जबकि एक्चुअल उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जिसको हम लोग राज्य बोलते हैं, वो एक्चुअल प्रांत को ही हम लोग राज्य मानना शुरू कर देते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश एक राज्य है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश राज्य तो नहीं है, क्योंकि राज्य के अपने कुछ मानक हैं, राज्य के कुछ अपने तत्व हैं। अगर उन तत्वों को फुलफिल करेगा तो उत्तर प्रदेश को राज्य बोला जाएगा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश एक प्रांत हो सकता है, राज्य के रूप में तो नहीं देखा जाएगा। कंफर्म हुआ? तो ये एक राजनीतिक संरचना के रूप में देखा जा सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है, जो कि अमूर्त होता है। अमूर्त, मैंने आप लोगों से कई बार मूर्त और अमूर्त की चर्चा किया था। क्या मूर्त है उसका है रूप है, क्या अमूर्त है? जैसे मैंने कहा संविधान, संविधान तो मूर्त रूप नहीं है, क्योंकि इसका इमेज तो नहीं बन रहा है। एक किताब का इमेज बनेगा, संविधान का इमेज थोड़ी बन रहा है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य का संवैधानिक प्रधान जब राष्ट्रपति की बात करते हैं, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसका मूर्त रूप दिखाई देता है कि राष्ट्रपति के रूप में हमको दिखाई देता है। तो बौद्धिक वर्ग तो समझ सकता है, लेकिन आम जनमानस को राज्य के रूप में कैसे समझाया जाए? जब आम व्यक्ति को, आम जनमानस को राज्य के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग सरकार की बात करते हैं, हम लोग संसद की बात करते हैं, हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं, हम लोग राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, हम लोग न्यायपालिका की बात करते हैं। ये राज्य का मूर्त रूप है। जब मैंने उत्तर प्रदेश सरकार बोला तो आपको समझ में आया, अच्छा ये राज्य है। न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये राज्य है, विधायिका की बात करते हैं तो ये राज्य है, कार्यपालिका की बात करते हैं तो राज्य है, संसद की बात करते हैं तो राज्य है, सरकार की बात करते हैं तो राज्य है। ये राज्य का मूर्त रूप है। इसका मतलब है कि सामान्य शब्दों में इसको हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, राजनीतिक संरचना के रूप में देखते हैं, जो कि अमूर्त रूप है। तो इसका मूर्त रूप क्या है? इसका मूर्त रूप है सरकार। चाहे यूनियन गवर्नमेंट की बात करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे यूनियन लेजिस्लेचर की बात करो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करो, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करो, चाहे जुडिशरी की बात करो, ये इसका मूर्त रूप दिखाई देता है। लेकिन इसको हम लोग पॉलिटी की भाषा में शासकीय राज्य, गवर्नमेंटल स्टेट के रूप में डिफाइन करेंगे आगे चलकर। तो ये तो सामान्य शब्दों में राज्य की बात करते हैं, लेकिन जब राज्य की बात आता है तो राजनीतिक विचारक, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो क्या कहते हैं? उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, जिसका नाम है एच जे लास्की। एच एच जे
लास्की नाम सुने हैं आप लोग? एचजे लास्की ने राज्य के लिए 4 तत्व बताया है। एचजे लास्की के द्वारा राज्य के लिए 4 तत्व बताया गया है। शायद आप लोग सभी लोग जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैं 4 तत्व की बात कर रहा हूं, इसके बहुत सारे उदाहरण देख करके भी आपको सिद्ध करना है, क्योंकि आप लोगों का अभी प्रीलिम्स का भी परीक्षा है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच गैप बहुत कम है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना कि मेंस को भी कवर करना है, मेंस को भी ध्यान में रखना है और प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखना है। ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी लोग की बात कर रहा हूं। तो कई बार आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछता भी है कि राज्य के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं। तो एचजे लास्की ने राज्य के लिए 4 तत्व बताया है: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूमि, सरकार एवं संप्रभुता। लेकिन इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो बताया है लास्की ने, वो संप्रभुता को बताया है, सोवरेनिटी को बताया है। इसका मतलब राज्य के लिए 4 तत्व तो बताया गया है, लेकिन चारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको लास्की ने बताया है, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, सोवरेनिटी को बताया है। अभी मैंने आप लोगों से जस्ट बोला कि उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, बिहार राज्य नहीं है। हमने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रांतों का गठन किया है, जिसका काम केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित नीति का क्रियान्वयन करना है। इसीलिए आप लोग पीसीएस परीक्षा बोलते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। प्रांतीय लोक सेवा बोलते हैं हम लोग, प्रांत की सरकार बोलते हैं। इसका मतलब ये राज्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार तो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश का एक निश्चित भूभाग है, लेकिन उत्तर प्रदेश कब तक रहेगा, इस पर निर्णय लेने का अधिकार स्वतः उत्तर प्रदेश को नहीं है। इसका मतलब सोवरेनिटी तो उत्तर प्रदेश के पास नहीं, संप्रभुता तो भारत में है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे। इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश संप्रभु राज्य है? तो आप लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश तो संप्रभु राज्य नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो लास्की ने बताया, वो संप्रभुता को बताया। इसलिए आप लोग कहते हैं कि बिहार राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता बताया है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्या भारत का संविधान संप्रभु है? किस बेस पर? कि जिस संविधान सभा के निर्णय, संविधान सभा के गठन का निर्णय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत किया गया, इसका मतलब संविधान सभा के गठन का निर्णय ही इस देश की जनता का ना हो, तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान संप्रभु कैसे हो सकता है? इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सोवरेनिटी, संप्रभुता। तो इसको देखा जाए तो एचजे लास्की के अनुसार राज्य के लिए 4 तत्व बताए गए हैं। तो राज्य के तत्व जो हैं, एचजे लास्की के अनुसार राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं। ये अब आप लोग बिल्कुल बैठा के चलना दिमाग में, 4 तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या, जनसंख्या, भूमि, सरकार, और चौथा बताया है संप्रभुता, सोवरेनिटी। राज्य के 4 तत्व बताया गए एचजे लास्की के अनुसार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या बताया? सोवरेनिटी बताया, संप्रभुता। इसका मतलब कि राज्य के चारों तत्व आपको भारत में दिखाई देंगे। भारत की जनसंख्या है, भारत का एक निश्चित भूभाग है, भारत की सरकार काम कर रही है, और भारत की संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे। इसका मतलब है कि अगर हम लोग राजनीतिक राज्य के रूप में बात करें, पॉलिटिकल स्टेट के रूप में देखें, तो भारत एक राज्य है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेट के रूप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, बिहार राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को बताया गया है। तो भारत एक पॉलिटिकल स्टेट है, ये बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल स्टेट है, ये तो नहीं बोला जा सकता है।
इसका मतलब किसी राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। और ये चारों तत्वों का होना ऐच्छिक नहीं है, इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। इनमें अगर कोई भी एक तत्व नहीं होगा, कोई भी एक तत्व नहीं होगा, राज्य की अवधारणा निरर्थक है। इनमें कोई भी एक तत्व नहीं होगा, राज्य की अवधारणा निरर्थक है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब चारों तत्वों का होना ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य माना गया है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इनमें कोई भी एक तत्व अगर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, नहीं है, तो राज्य की अवधारणा निरर्थक माना जाएगा। जैसे अपने भारत के अंदर देख लीजिए, मैंने कहा बिहार राज्य नहीं है क्योंकि बिहार की सरकार है, बिहार की जनसंख्या है, बिहार का एक निश्चित भूभाग है, लेकिन संप्रभुता नहीं है बिहार में। भारत की संप्रभुता, भारत की जनता में बिहार संप्रभु राज्य नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार बिहार गवर्नमेंट को नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे गए डिसीजन लेने का अधिकार संघ सरकार को है। बिहार का अस्तित्व कब तक रहेगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार संघ की संसद को है। जब तक संघ चाहेगा तब तक बिहार का अस्तित्व है। जब तक भारत संघ सरकार चाहेगा तभी तक बिहार का अस्तित्व है। इसका मतलब निर्णय लेने का अधिकार तो बिहार को नहीं है, बिहार सरकार को। कंफर्म हुआ? इसका मतलब है कि बिहार राज्य नहीं है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भारत एक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। इसका मतलब इनमें चारों में कोई भी एक तत्व अगर नहीं रहेगा तो राज्य की अवधारणा निरर्थक होगी। जैसे मैंने कहा कि भारत के जो 28 राज्य जिसे आप लोग बोलते हैं, वो लास्की की परिभाषा के अनुसार राज्य तो नहीं है, उसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? प्रांत। आजादी के पहले जब हम लोग ब्रिटिश भारत कहते हैं तो आजादी के पहले के भारत को राज्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि आजादी के पहले अगर भारत को देखा जाए तो जनसंख्या था, भारत का एक निश्चित भूभाग था, भारत में 22 गवर्नर जनरल के नाम सरकार चलती थी। लेकिन भारत के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। भारत के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय लेती थी भारत के संदर्भ में। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनी भारत पर लागू होता था। इसका मतलब है कि निर्णय लेने का अधिकार भारत को तो नहीं था। तो आजादी के पहले के भारत को हम राज्य नहीं बोलेंगे। तो आजादी के पहले के भारत को राज्य नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जनसंख्या था, भूमि था, सरकार था, लेकिन संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। इसका मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून ही भारत पर लागू होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का निर्णय ही भारत पर लागू होता था। इसका मतलब भारत की जनता है, लेकिन जनता को निर्णय लेने का अधिकार भारत के संदर्भ में नहीं था। तो आजादी के पहले भारत को संप्रभु राज्य नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार हमारे यहां आप लोगों ने तिब्बत का नाम सुना है। तिब्बत की निर्वासित सरकार धर्मशाला से चल रही है। तिब्बत की जनसंख्या है, कुछ जनसंख्या भारत में, कुछ जनसंख्या तिब्बत में है। तिब्बत का एक निश्चित भूभाग भी है, लेकिन तिब्बत के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार तो चाइना सरकार को है। तिब्बत के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार चाइना गवर्नमेंट को है। तिब्बत के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार दलाई लामा को तो नहीं है, तिब्बत की जनता को नहीं है। इसका मतलब तिब्बत संप्रभु राज्य नहीं है, इसका तिब्बत राज्य नहीं है। तिब्बत को राज्य नहीं बोला जाए। कंफर्म हुआ? इसी प्रकार इन प्रेजेंट टाइम अगर अफगानिस्तान की बात किया जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो इसका मतलब अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क है। अफगानिस्तान की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वहां काम नहीं कर रही। इसका मतलब अफगानिस्तान की संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क अगर है, इसका मतलब अफगानिस्तान को भी राज्य नहीं बोला जाए। का मतलब है कि जो लास्की ने राज्य के लिए तत्व बताया, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, ये चारों तत्व ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य है। इनमें कोई भी एक तत्व नहीं रहेगा तो राज्य की अवधारणा निरर्थक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को बताया है। मैंने अभी आप लोगों से कई उदाहरण दिया। इसका मतलब कि भारत के जो राज्य जिसे आप लोग कहते हैं वो संप्रभु राज्य नहीं है, प्रांत बोला जाए, राज्य नहीं है। आजादी के पहले भारत राज्य नहीं था, तिब्बत को राज्य नहीं बोला जाए। कंफर्म हुआ? अफगानिस्तान इन प्रेजेंट टाइम राज्य नहीं है। सारी चीजों को आप लोग देखें कि राज्य के लिए तो राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व लास्की ने किसको बताया? सोवरेनिटी को, संप्रभुता को। निर्णय लेने का अधिकार है कि नहीं, इसका मतलब निर्णय की क्षमता है कि नहीं। मैंने इसी बेस पर बोला कि आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाती है
जिस संविधान सभा के गठन का निर्णय भारत की जनता के द्वारा नहीं लिया गया हो, उस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान संप्रभु कैसे हो सकता है? इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सोवर्निटी, कि आपको निर्णय लेने का अधिकार है कि नहीं। शायद मेरी बात आप सभी लोगों को उदाहरण समझ में आ गया होगा, समझ में मेरी बात आ रहा होगा। सोनल, टोनी, नितेश, विकास, रचना, जो भी हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? ये सारी चीजों को आप लोगों को देखना है, कंफर्म हुआ? तो ये राज्य के लिए तत्व क्या क्या है? जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, ठीक है ना? देखिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सोवर्निटी है, संप्रभुता है। उस निर्धारित क्षेत्र में उनकी संप्रभुता स्थापित होती है। अब 1933 का मोंटेविडियो कन्वेंशन के अनुसार राज्य की परिभाषा एवं उनकी मान्यता के लिए दो सिद्धांत का उल्लेख किया गया। दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। मोंटेविडियो सम्मेलन, मोंटेविडियो सम्मेलन, मोंटेविडियो सम्मेलन 1933। मोंटेविडियो सम्मेलन 1933, 1933 के अनुसार राज्य की परिभाषा एवं उनकी मान्यता के लिए, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा एवं उनकी मान्यता के लिए, उनकी मान्यता के लिए, मान्यता के लिए दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। उल्लेख किया गया। मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में राज्य की परिभाषा एवं उनकी मान्यता के लिए दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। एक को हम लोग डिक्लेरेटिव थ्योरी, घोषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, एक को हम लोग घोषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। घोषणात्मक सिद्धांत, डिक्लेरेटिव थ्योरी, और दूसरे को हम लोग संगठनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहते हैं। संगठनात्मक सिद्धांत, संगठनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये राज्य के संदर्भ में दो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन के अनुसार। इसके लिए दो सिद्धांत थे। पहला है डिक्लेरेटिव थ्योरी, घोषणात्मक सिद्धांत, और दूसरा है संगठनात्मक सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। जब घोषणात्मक सिद्धांत की बात कहते हैं, डिक्लेरेटिव थ्योरी की बात करते हैं, तो इसके अनुसार, डिक्लेरेटिव थ्योरी के अनुसार राज्य के चार तत्व, डिक्लेरेटिव थ्योरी के अनुसार राज्य के लिए चार तत्व, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। राज्य के चार तत्व जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता है, तो ऐसे राज्य को वास्तविक राज्य कहते हैं। भारत एक वास्तविक राज्य है, अमेरिका एक वास्तविक राज्य है, ब्रिटेन एक वास्तविक राज्य है, पाकिस्तान एक वास्तविक राज्य है, जापान एक वास्तविक राज्य है, फ्रांस एक वास्तविक राज्य है। क्योंकि जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, राज्य के चारों तत्व बरकरार हैं, तो ऐसे राज्य को हम लोग वास्तविक राज्य कहते हैं। तो घोषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है? जहां राज्य के चारों तत्व हों, राज्य के चारों तत्व हों, राज्य के चारों तत्व हों, जनसंख्या, जनसंख्या, भूमि, सरकार
और संप्रभुता। अगर राज्य के चारों तत्व बरकरार हैं तो ऐसे राज्य को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक राज्य। क्या बोला जाए ऐसे राज्य को? ऐसे राज्य को हम लोग बोलते हैं कि वास्तविक राज्य है। इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि भारत एक वास्तविक राज्य है। भारत एक वास्तविक राज्य है। अमेरिका एक वास्तविक राज्य है। ब्रिटेन एक वास्तविक राज्य है। जापान एक वास्तविक राज्य है, क्योंकि यहां राज्य के चारों तत्व बरकरार हैं। तो आज से ये बोलेंगे ना कि भारत एक वास्तविक राज्य है। भारत एक वास्तविक राज्य है। और दूसरा घोषणात्मक सिद्धांत कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहता है कि इसके अनुसार राज्य को किसी अन्य राज्य राज्य को किसी अन्य राज्य किसी अन्य राज्य या अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विधियों के तहत अंतरराष्ट्रीय विधियों के तहत मान्यता प्रदान किया जाता है। मान्यता प्राप्त होता है। कई ऐसे भी राज्य होंगे जिनको अन्य राज्य के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय विधियों के तहत उन्हें मान्यता दिया जाता है। तो ऐसे राज्य को हम लोग मान्यता प्राप्त राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य को क्या बोलेंगे? मान्यता प्राप्त राज्य। तो वैश्विक स्तर पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जिनको अंतरराष्ट्रीय विधियों के तहत या अन्य राज्यों के द्वारा उन्हें मान्यता दिया गया। ऐसे राज्य को हम लोग क्या बोलेंगे? मान्यता प्राप्त राज्य। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो कुछ देश उसको मान्यता दिए हुए हैं। कुछ देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधियों के द्वारा अगर उसको मान्यता दिया जाता है तो ऐसे राज्य को हम लोग मान्यता प्राप्त राज्य बोलते हैं। तो इसका मतलब राज्य के दो सिद्धांत हैं, एक डिक्लेरेटिव थ्योरी, एक कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। डिक्लेरेटिव थ्योरी क्या कहता है? जहां राज्य के चारों तत्व बरकरार हों, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, तो ऐसे राज्य को वास्तविक राज्य बोलेंगे। तो भारत को आज से आप लोग वास्तविक राज्य जरूर बोलिए। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य होंगे जिनको अन्य राज्यों के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय विधियों के द्वारा उनको मान्यता प्रदान किया गया है, तो ऐसे राज्य को हम लोग मान्यता प्राप्त राज्य कहते हैं। इसका मतलब है कि राज्य दो प्रकार के हैं, या तो वास्तविक राज्य होगा या तो मान्यता प्राप्त राज्य होगा। लेकिन आजकल आप एक और राज्य का नाम सुना होगा, कैलासा। नित्यानंद स्वामी का नाम सुना होगा, स्वामी नित्यानंद। इन्होंने एक आइसलैंड में कैलासा राज्य स्थापित किया है। लेकिन ना तो वहां राज्य के चारों तत्व बरकरार हैं, उसमें राज्य के चारों तत्व बरकरार नहीं है। इसका मतलब वो वास्तविक राज्य नहीं है। ना ही किसी अन्य राज्य के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय विधियों के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है। तो ना तो किसी अन्य राज्य या अंतरराष्ट्रीय विधियों के तहत कैलासा को मान्यता प्राप्त है, और ना ही वहां राज्य के चारों तत्व बरकरार है, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। तो ना तो वो वास्तविक राज्य है, ना ही मान्यता प्राप्त राज्य है। तो फिर ऐसे राज्य को क्या कहा जाए? तो ऐसे राज्य को हम लोग माइक्रोनेशन कहते हैं। ऐसे राज्य को माइक्रोनेशन कहते हैं। कैलासा एक माइक्रोनेशन है, क्योंकि न तो उसमें राज्य के चारों तत्व बरकरार है, यानी वास्तविक राज्य नहीं है, ना ही किसी अन्य राज्य के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय विधियों के तहत उसको मान्यता किसी ने दिया। इसका मतलब वो मान्यता प्राप्त भी राज्य नहीं है। लेकिन नित्यानंद स्वामी कहते हैं को राज्य है कैलासा। तो फिर ऐसे राज्य को क्या नाम दिया जाए? तो ऐसे राज्य को हम लोग माइक्रोनेशन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग माइक्रोनेशन कहें। तो कैलासा एक माइक्रोनेशन देश है, माइक्रोनेशन है, क्योंकि किसी भी राज्य के द्वारा न तो उसे मान्यता प्राप्त है और न ही राज्य के चारों तत्व उसमें बरकरार है। इसलिए ऐसे राज्य को माइक्रोनेशन के नाम से जानेंगे। तो जो कैलासा है उसको माइक्रोनेशन कहा जाता है।
कन्फर्म हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक राज्य। इसको क्या बोलेंगे? मान्यता प्राप्त राज्य। मान्यता प्राप्त राज्य। और अभी मैंने कहा कि जो इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता, जो इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता, उसको हम लोग माइक्रोनेशन, उसको क्या बोला जाए? माइक्रोनेशन। उसको बोला जाए माइक्रोनेशन। माइक्रोनेशन क्या बोलेंगे? माइक्रोनेशन। जैसे मैंने कहा कैलासा, कैलासा को क्या बोला जाए? माइक्रोनेशन। नाम सुना होगा, स्वामी नित्यानंद के द्वारा आइसलैंड में एक राज्य बनाया गया जिसका नाम कैलासा है। यहां राज्य के चारों तत्व बरकरार नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक राज्य भी नहीं है, ना ही किसी अन्य देश या राज्य के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय विधियों के द्वारा इसे कोई मान्यता मिला है, इसका मतलब ये मान्यता प्राप्त राज्य भी नहीं है। अगर इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता तो फिर उसको क्या नाम दिया जाए? तो आज आप लोग नया टर्म जानिएगा, पता नहीं पहले भी जानते होंगे, इसका नाम है माइक्रोनेशन। कोई आपसे पूछे कैलासा को किसमें रखा जाए, वास्तविक राज्य में कि मान्यता प्राप्त राज्य में, तो बोलेंगे दोनों में नहीं रखा जाएगा, और जो दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता उसको हम लोग माइक्रोनेशन कहते हैं। तो कैलासा एक माइक्रोनेशन है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नीतीश समझ में आ रहा है, कैलासा एक माइक्रोनेशन है। सभी लोगों को समझ में आ गया? तो कोई आपसे पूछेगा कैलासा कैसा राज्य है, तो बता दीजिए कैलासा एक माइक्रोनेशन की श्रेणी में आता है। कंफर्म हुआ? ये है आप लोगों का राज्य की सामान्य परिभाषा। मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से राज्य बताया। कंफर्म हुआ? लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी राज्य की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ स्टेट, राज्य के प्रकार की बात करते हैं। राज्य भी कई प्रकार का हो सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य भी कई प्रकार का हो सकता है। एक को हम लोग पॉलिटिकल स्टेट कहते हैं, राजनीतिक राज्य, राजनीतिक राज्य कहते हैं। एक आपका राजनीतिक राज्य हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेट हो सकता है। एक को हम लोग गवर्नमेंटल स्टेट, शासकीय राज्य भी कहते हैं कि वो शासकीय राज्य गवर्नमेंटल स्टेट है। एक को हम लोग पुलिस राज्य बोलते हैं कि ये पुलिस स्टेट है। भारत एक कल्याणकारी राज्य कहते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है इन प्रेजेंट टाइम। लेकिन आजादी के पहले भारत को हम लोग पुलिस स्टेट कहते थे, न्यायिक राज्य या पुलिस राज्य कहते थे। आज हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं। फिर प्रशासकीय राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी हो सकता है। और आजकल आप लोग देखते हैं कि हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभाव बढ़ा है। इसका मतलब हर चीज में साइबर का प्रभाव पड़ा है। हर चीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक की बात करते हैं। इसका मतलब हर गतिविधि का संचालन में आज तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। तो जन कल्याण के कार्य में जब अधिकाधिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो इसे हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं। इसका मतलब आज के राज्य को हम लोग साइबरनेटिंग स्टेट बोले, इन प्रेजेंट टाइम हम लोग साइबरनेटिंग स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब मैं आप लोगों के सामने राज्य के 6 प्रकार, राज्य के 6 प्रकार लिखा हूं। 6 प्रकार से राज्य हो सकते हैं: पॉलिटिकल स्टेट, गवर्नमेंटल स्टेट, पुलिस स्टेट, वेलफेयर स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, साइबरनेटिंग स्टेट। इतने तरीके से राज्य हो सकते हैं। अब अगर इनका अध्ययन एक एक करके थोड़ा सा किया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, इसलिए जानना जरूरी है। कंफर्म हुआ? और हो सकता है प्रीलिम्स में कभी आ भी जाए, लेकिन मेंस में भी जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा, तो इमारत कैसे खड़ी कर सकते? इसलिए कितने मंजिला बनाना है ये डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना मजबूत है। अगर आपकी इमारत बेस मजबूत नहीं है तो इमारत बनाएंगे तो इमारत ढह जाएगी। इसलिए तो आज तक आजकल रिजल्ट कमजोर हो रहा है। आज रिजल्ट क्यों कमजोर हो? क्योंकि बच्चों का नींव कमजोर है।
बच्चों को नींव क्यों कमजोर है? क्योंकि पढ़ाने वालों का स्वतः ही नींव कमजोर है। इसलिए जब पढ़ाने वालों का ही नींव कमजोर है तो बच्चों का तो नींव कमजोर होगा ही, कैसे इमारत खड़ी कर पाएंगे? इसलिए अंततः असफलता लगती है। और आप लोगों ने शायद सुना होगा और शायद पढ़ा भी होगा कि कल बड़ा चर्चा का विषय था कि हमारे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि यूपीएससी के लिए 8 साल तैयारी युवा ऊर्जा की बर्बादी है। यूपीएससी के लिए 8 साल की तैयारी युवा ऊर्जा की बर्बादी है। तो मतलब जिसका होना होता वो साल 2 साल की तैयारी में ही हो सकता है, बाकी तो अपनी एज को खपाने जैसा है। अगर ये ऊर्जा किसी अन्य क्षेत्र में लगाए होते तो हम लोग कहां से कहां पहुंच गए होते। मैंने एक दिन, आश्चर्य तो होगा, मेरे साथ एक मेरा तैयारी तो मेरे साथ ही करता था, लेकिन मैं उस समय ग्रेजुएशन ही किया था, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और लगभग आज के डेट पर वो हमारे से 3-4 साल उम्र का भी बड़ा होगा, अभी भी वो तैयारी कर रहा है। मुझे आश्चर्य होता है वो किस चीज का तैयारी कर रहा है। करीब करीब 50 प्लस ही होगा, इसके बावजूद भी तैयारी कर रहा है। और उसका संयोग से एक किसी यूट्यूब चैनल वाले ने, यूट्यूबर ने उसका इंटरव्यू छाप दिया, उसका इंटरव्यू ले लिया। अब सोचो, अगर एक 52 साल के आदमी का इंटरव्यू लेकर के यूपीएससी की तैयारी करने वाले यंग जनरेशन के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। इतना लंबा तैयारी करना पड़ेगा, तब भी इसका नहीं हुआ। 27 साल 28 साल से तैयारी कर रहा है, 96 से तैयारी कर रहा है, 95 96, और अभी भी कर रहा है। कहीं अन्य जगह काम करता तो ज्यादा बढ़िया होता। इसलिए ध्यान रखना है कि जो आज बेस नहीं कमजोर, बेस नहीं मजबूत होने के कारण समस्या आ रही है, बेस बहुत मजबूत रखिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये सारी चीजों को बताया। अब एक एक करके समझना है। जब हम पॉलिटिकल स्टेट की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं भारत एक राजनीतिक राज्य है, भारत एक पॉलिटिकल स्टेट है, क्योंकि राजनीतिक राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भारत एक राज्य है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बिहार राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की जब बात करते हैं, राज्य के लिए 4 तत्व की बात करते हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। राज्य के लिए 4 तत्व चाहिए: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। इसका मतलब अगर राज्य के चारों तत्व बरकरार है, अगर राज्य के अंदर चारों तत्व बरकरार है, सभी लोग समझ गए होंगे चारों तत्व: जनसंख्या, जनसंख्या, भूमि, सरकार और चौथा है संप्रभुता। अगर राज्य के चारों तत्व हैं तो इसे पॉलिटिकल स्टेट बोला जाए। इसका मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भारत राज्य है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में बिहार राज्य नहीं है। क्योंकि बिहार में जनसंख्या है, बिहार में भूमि है, बिहार में सरकार है, लेकिन क्या बिहार की संप्रभुता बिहार की जनता में है? बिहार के आप निवासी हैं, बिहार के नागरिक नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की है, सिंगल सिटीजनशिप मेरे यहां है। हम लोग इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, भारतीय नागरिकता रखते हैं, इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, बिहार का डोमिसाइल रखते हैं, उत्तर प्रदेश का अधिवास रखते हैं, मध्य प्रदेश का अधिवास रखते हैं। मध्य प्रदेश की नागरिकता कहां से रखने लगे? इसका मतलब है संप्रभुता भारत की जनता में, इसलिए प्रेमबल का पहला लिखा है हम भारत के लोग। इसका तो भारत एक संप्रभु राज्य है, उत्तर प्रदेश संप्रभु राज्य नहीं। इसका मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भारत राज्य है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भारत का कोई राज्य राज्य नहीं। क्योंकि क्या नहीं है? सोवरेनिटी। जहां राज्य के 4 तत्व बरकरार होंगे उसको आप लोग पॉलिटिकल स्टेट बोलेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग शासकीय राज्य की बात करते हैं, सरकारी राज्य की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा दी गई। सरकारी राज्य की परिभाषा दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में
सरकारी राज्य की परिभाषा दी गई है और परिभाषा देने का उद्देश्य यही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जिन्हें सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, उस सभी एजेंसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी हम लोग शासकीय राज्य की बात करते हैं, गवर्नमेंटल स्टेट की बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 की बात करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा देने का औचित्य क्या है? तो औचित्य एक ही है कि जिन्हें सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, उस सभी एजेंसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, पंचायत, नगरीय निकाय, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी सरकारी राज्य की परिभाषा में आते हैं। इस सभी एजेंसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपके नाम के साथ भी पब्लिक सर्वेंट लग जाएगा, आप भी लोक सेवक हो जाएंगे, आप भी सरकारी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे, आप भी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दे, उन्हें सरकारी राज्य कहेंगे। तो अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा दी गई और जिन्हें परिभाषित कर दिया गया उसको हम लोग गवर्नमेंटल स्टेट कहते हैं और वो सभी एजेंसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गवर्नमेंटल स्टेट। कंफर्म हुआ? अभी आप लोगों ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था 2017-18 के वित्तीय वर्ष में वित्त विधेयक के रूप में पेश किया, अरुण जेटली ने वित्त मंत्री थे, और 3 कानून बनाया। संसद के द्वारा 3 कानून बनाए गए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 96 और इसके अलावा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। और संशोधन के कहा गया कि जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चंदा देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, जबकि जानने का अधिकार आर्टिकल 19 सब क्लाज 1 में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। और संघ की संसद सरकारी राज्य की परिभाषा में आती है, तो संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। और अगर ऐसा कोई कानून बनाएगा तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करेगा। इसी आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक और अवैध घोषित, मतलब सरकारी राज्य की परिभाषा देने का मेन उद्देश्य यही था कि जिनको हम परिभाषित कर देंगे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है और संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए जिसको डिफाइन करना है, अगर उसको भी राज्य की परिभाषा में शामिल कर देंगे तो निष्पक्ष व्याख्या नहीं कर सकती, इसलिए न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। कौन सी राज्य की परिभाषा में? गवर्नमेंटल स्टेट, शासकीय राज्य की परिभाषा में जुडिशरी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जिसको व्याख्या करना है, अगर व्याख्या करने वाली संस्था भी राज्य की परिभाषा में आएगी तो उसकी निष्पक्ष व्याख्या नहीं कर सकती, इसलिए न्यायपालिका को सरकारी राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया। शायद मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, शायद मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। एक पॉलिटिकल स्टेट है, दूसरा शासकीय राज्य गवर्नमेंटल स्टेट है, तीसरा आता है पुलिस राज्य। अब जब पुलिस राज्य की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं आजादी के पहले के राज्य को पुलिस राज्य कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत को पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। जब पुलिस राज्य की बात करते हैं, पुलिस राज्य का मतलब होता है कुछ उसके कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर पुलिस राज्य कहा जाता है। तो क्या क्या कार्य होता है पुलिस राज्य के अंतर्गत, क्या क्या कार्य होता है? पहला, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना।
कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, बनाए रखना। दूसरा, राजस्व की वसूली करना, राजस्व की वसूली करना। तीसरा आता है, तीसरा, देश के सीमाओं की रक्षा करना, न्याय की उत्तरोत्तर प्राप्ति, न्याय की उत्तरोत्तर प्राप्ति। और चौथा है, देश के सीमाओं की रक्षा, देश के सीमाओं की रक्षा, रक्षा कर। आजादी के पहले के राज्य को हम लोग पुलिस राज्य कहते थे। इसको नियामकी राज्य भी कहा जाता है, पुलिस राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य वेलफेयर नहीं था। मूल उद्देश्य उसका रेवेन्यू कलेक्शन था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना, न्याय की उत्तरोत्तर प्राप्ति और देश की सीमाओं की रक्षा करना। जहां ये चार कार्य होते हैं, ऐसे कार्य को नियामकी कार्य, ऐसे राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता है। जहां ये चार कार्य होते हैं, ऐसे राज्य को हम लोग, ऐसे कार्य को नियामकी कार्य, ऐसे प्रशासन को नियामकी प्रशासन और ऐसे राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता है। तो आजादी के पहले के राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता था, क्योंकि आजादी के पहले सरकार का मुख्य उद्देश्य वेलफेयर नहीं था, विकास नहीं था। आजादी के पहले सरकार का मुख्य उद्देश्य लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना और राजस्व की वसूली करना था, ताकि ब्रिटिश विरासत को मजबूती बनाए रखे। यही उनका मुख्य उद्देश्य था। 26 जनवरी 1950 को भारत पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य हो गया। जब कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो जहां जन कल्याण से संबंधित कार्य, जहां जन कल्याण से संबंधित कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा, बहुत सारे कार्य। अगर इन मुद्दों पर काम करती है सरकार, तो ऐसे राज्य को हम लोग वेलफेयर स्टेट बोलेंगे। तो आजादी के पहले सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा था ही नहीं, स्वास्थ्य नहीं था, ग्रामीण विकास नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, इरिगेशन नहीं था, सोशल सिक्योरिटी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आजादी के पहले उसका एक ही उद्देश्य था, राजस्व की वसूली कैसे किया जाए, और राजस्व की वसूली के सुचारू संचालन के लिए लैंड ऑर्डर दे दिया गया और व्यवस्था को बनाए रखने की। और आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। आज भारत कल्याणकारी राज्य है। तो जहां जन कल्याण से संबंधित कार्य होंगे, ऐसे कार्य को विकास कार्य, ऐसे प्रशासन को विकास प्रशासन और ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा। आज भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का उल्लेख कहां कहां किया गया? भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इस बात का उल्लेख कहां कहां किया गया? भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। लेकिन भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इस बात की पुष्टि कहां होती है? सभी लोग जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की पुष्टि होती है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो आज हम लोग कल्याणकारी। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट क्या है भाई?
बहुत सरल चीज है, बहुत सरल चीज। आज ऐसा कोई भी गतिविधि है जो प्रशासन के द्वारा संचालित ना हो। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन वेलफेयर से संबंधित सारे विषयों का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। राजस्व की वसूली करने का काम भी प्रशासनिक अधिकारी का टोल टैक्स वसूलता है, शिक्षा पर भी बल देता, स्वास्थ्य पर भी बल देता, इरिगेशन पर भी काम करता है। सरकार की ऐसी कोई भी गतिविधि है, गतिविधि का संचालन प्रशासन के द्वारा ना किया जा रहा हो, ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं है का संचालन प्रशासन के द्वारा ना किया जा रहा हो। इसलिए ड्वाइट बाल्डो के द्वारा इसे प्रशासकीय राज्य कहा गया। ड्वाइट बाल्डो के द्वारा इसे प्रशासकीय राज्य कहा गया। इसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ड्वाइट बाल्डो ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जन भारत एक कल्याणकारी राज्य है और जन कल्याण से संबंधित ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं है। हर गतिविधि का संचालन आज देश के ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जा रहा, हर गतिविधि का संचालन आज प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा। इसलिए ड्वाइट बाल्डो कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस कार्य का संचालन प्रशासन के द्वारा ना किया गया हो या ना किया जा रहा हो। ऐसे राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहना उचित होगा। इसलिए ड्वाइट बाल्डो के द्वारा इसे प्रशासकीय राज्य कहा गया। तो हम लोग कहते हैं भारत एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, भारत एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, प्रशासकीय राज्य है। हर गतिविधि का संचालन प्रशासन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको प्रशासकीय राज्य कहते हैं। आप लोगों का सिलेक्शन के बाद देखें, आप हर गतिविधि का संचालन करेंगे। आप ही पुलिस को भी देख सकते हैं, प्रशासन को भी देखेंगे, शिक्षा को भी देखेंगे, स्वास्थ्य को भी देखेंगे, ग्रामीण विकास को भी देखेंगे, सिंचाई को भी देखेंगे, सहकारिता को भी देखेंगे, सोशल सिक्योरिटी को भी देखेंगे, माइनॉरिटी के भी कल्याण की बात करेंगे, महिलाओं के भी कल्याण की बात करेंगे। हर गतिविधि का संचालन आप ही को करना है। ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं जिस गतिविधि का संचालन प्रशासन ना करे। इसलिए ड्वाइट बाल्डो के द्वारा ऐसे राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हम दिया। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है साइबरनेटिंग स्टेट। नेक्स्ट आता है साइबरनेटिंग स्टेट। आप लोगों को गवर्नेंस, मैंने ई गवर्नेंस पढ़ाया, ई गवर्नेंस पढ़ाएंगे भी। ई गवर्नेंस, ई प्लस गवर्नेंस, ई प्लस गवर्नेंस। यहां ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नेंस मतलब शासन। इस शासन, इसका मतलब सरकार का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। सरकार का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। जन कल्याण के कार्य में अधिकाधिक तकनीकों का उपयोग किया जाना। जब जन कल्याण के कार्य में अधिकाधिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो उसे ई गवर्नेंस का, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नेंस का मतलब शासन। ई गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस गवर्नेंस। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब तकनीक और शासन का काम जन कल्याण का है। जब जन कल्याण के कार्य में अधिकाधिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो फिर ऐसे राज्य को साइबरनेटिंग स्टेट कहा जाता है। और आज आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन का, मानवीय जीवन की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है इस गतिविधि को इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक प्रभावित ना करता हो। आपको घर बैठे दवा मंगाना हम मंगा सकते हैं। आज ये तकनीक ही है
मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं और आप अपने घर बैठे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मानव हमारे जीवन का, मानवीय जीवन का कोई भी ऐसा एक्टिविटीज बताइए, कोई भी ऐसी गतिविधि बताइए, इस गतिविधि का संचालन आज इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ना किया जा रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स को, इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया गया है और अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए का विस्तार बताया गया है। केरला हाई कोर्ट के द्वारा इसे अनुच्छेद 21 का विस्तार बताया गया है। इसका आज हर गतिविधि का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम, कंफर्म, हर गतिविधि का संचालन जन कल्याण के कार्य में अधिकाधिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। आज हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की बात करें, ई बैंकिंग की बात करें, मोबाइल बैंकिंग की बात कर रहे हैं। पेटीएम आ गया, हमारे फोन पे आ गए, बहुत सारे आ गए। घर बैठे आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक, जो भी आपको, हर चीज कंप्यूटराइज, हर चीज तकनीकी। इसलिए ऐसे राज्य को हम लोग साइबरनेटिंग स्टेट कहना शुरू, आज के 21वीं सदी के राज्य को साइबरनेटिंग स्टेट कहना उचित। कंफर्म हुआ, आज हर जगह तकनीक। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान देना है। इतने प्रकार से राज्य भी हो सकते हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ स्टेट के बारे में आपको बताया। राज्य भी कई प्रकार के हैं, पॉलिटिकल स्टेट, गवर्नमेंटल स्टेट, पुलिस स्टेट, वेलफेयर स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, साइबरनेटिंग स्टेट। सबके बारे में जानना जरूरी है। आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, ये चीजें कहां से बताएगा, खुद ही नहीं जानता हो कहां से। लेकिन जानना जरूरी है आपको, आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमको गवर्नेंस भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब चूंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर टीचर हूं, नहीं तो आपको ड्वाइट वाल्डो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विचारक है, ड्वाइट वाल्डो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक विचारक है, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम दिया गया, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम दिया गया। इसलिए स्टेट भी कितने प्रकार के आपको पढ़ाया गया, 6 प्रकार का स्टेट। और मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के तहत राज्य के संदर्भ में 2 सिद्धांत है, एक डिक्लेरेटिव थ्योरी, दूसरा कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। एक वास्तविक राज्य, दूसरा मान्यता प्राप्त राज्य। और जो दोनों शर्तों को पालन नहीं करता है, उसको हम लोग नया शब्द दिए हैं, माइक्रोनेशन। और मैंने कहा कैलासा माइक्रोनेशन का आदर्श था, क्योंकि न तो उसको किसी अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय मान्यता, अंतरराष्ट्रीय विधियों की मान्यता है, और न उसके अंतर्गत राज्य के 4 तत्व बरकरार है। अगर इन सारी चीजों को ऐसा आप लोग पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई समझ। अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि आजादी के पहले भारत राज्य नहीं था, बिहार राज्य नहीं है, तिब्बत राज्य नहीं है, इन प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान राज्य नहीं है। सारी चीजों को ध्यान रखना है। भारत एक संप्रभु राज्य है, हमारे वहां आंतरिक संप्रभुता भी है, बाह्य संप्रभुता भी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जर्मनी ने कुछ कमेंट किया और अमेरिका ने कमेंट किया। भारत सरकार ने स्पष्ट बोल दिया कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए, ये मेरा आंतरिक मामला है। भारत आंतरिक मामलों में भी संप्रभु है, बाह्य मामलों में भी संप्रभु है। संप्रभुता के सभी स्वरूप भारत में दिखाई देते हैं। तत्काल भारत सरकार ने विरोध प्रदर्शित किया, विरोध किया और विदेश मंत्रालय में अमेरिका के दूतावास के अधिकारियों को बुला करके विरोध किया कि आपने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इसका मतलब मैं आपके हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिद्ध करता है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब इस सारी चीजों को आप लोग देखना है, ठीक है। शायद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इस सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए, मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या होगा। सारी बातें आपको समझ बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग कुछ इसको और आगे बढ़ाते हैं। और पेपर 5 का क्लास वह 5 सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से होगा। जो लोग यूपीपीसीएस का पेपर 5 में एडमिशन लिए हैं, उन सभी लोग क्लास कल सुबह 8:30 बजे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कल सुबह 8:30 बजे करंट का क्लास 7 बजे है और पेपर 5 का क्लास 8:30 बजे, उसको रेगुलर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। कल हम लोग फिर मिलते हैं।
कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आगे आते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।